बिना किसी देरी के जिन्होंने शिक्षा सुधार के लिए देश भर में आंदोलन किया हो और इसीलिए उनके प्रशंसक पूरे देश भर में हैं, जो कि दूसरी बार प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो एक बार और मंच पर आएं, क्योंकि सेशन की शुरुआत हो रही है। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के साथ उनको उनके तीखे सवालों का सामना करना है और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए, संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए क्या कुछ चुनौतियां रहीं, कितनी बाकी हैं और क्या कुछ लक्ष्य हैं, इन सभी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले संवाद की, जिसमें INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी होंगे और प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी होंगे। तो कह रहे हैं कि 2023 का ये विधानसभा चुनाव बेहद अलअहदा होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है। 2018 में तो बहुत ही अलग था और 2020 में मध्य प्रदेश चर्चा का विषय भी बना कि वो कैसे अलग हुआ, लेकिन अब 2023 बेहद चुनौतीपूर्ण और इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं बिना किसी देरी के। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सोनल जी। सबसे पहले बुंदेलखंड का गौरव छतरपुर, जो महाराजा छत्रसाल के पराक्रम से जाना जाता है, उस पावन धरा पर INS हरिभूमि आपके बीच आपके मुद्दों पर बात करने के लिए आपके ही जनप्रतिनिधियों को लेकर आया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उन तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए जो इस सभागार में मौजूद हैं, और एक ताली आप सबके लिए जो इनकी बात सुनने का धैर्य रखते हुए यहां पर मौजूद है। संवाद की शुरुआत हम उस शख्स से करने जा रहे हैं जिससे वस्तुतः हम आखिरी में बात करना चाहते थे, पर अभी हालात ऐसे प्रतिकूल हैं कि कोई अपने बस में नहीं है, तो अध्यक्ष जी भी अपने बस में नहीं है। अध्यक्ष जी का अपना कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम के साथ में औरों के कार्यक्रम आ जाते हैं, अध्यक्ष जी उसके अनुसार अपने कार्यक्रम बदलने के लिए विवश हो जाते हैं। तो बहरहाल हमारे साथ में न केवल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, बल्कि जिस छतरपुर में बैठे हैं उस छतरपुर के सांसद भी हमारे साथ हैं, और एक ऐसा व्यक्ति तो हमारे साथ है जो मूलतः संगठक रहा है, जिसको हमने पिछले 3 दशक से एक संगठक के तौर पर देखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जिसने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और तब से लेकर अब तक एक न थकने वाला क्रम लगातार जारी है। पर आज हमें उनसे जो बात करनी है वो 3 स्तरीयों में करनी है, एक देश के संदर्भ में, एक प्रदेश के संदर्भ में और एक छतरपुर जिले के संदर्भ में। तो हमारे साथ विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत। और विष्णु जी, जानना सबसे पहले आपसे यही है, कितना डरे हुए हैं आप? सवाल इसलिए है ये कि 2018 में बहुमत पाने से चूंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कमान इस समय आपके हाथ में है, 2018 का भय 2023 में कितना डराता और कितना सताता है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। हिमांशु जी, आपने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से प्रदेश का अध्यक्ष हूं। जो काम करते हैं वो कभी डरते नहीं हैं जी। डरते वो लोग हैं जो जनता के सामने हो। इसलिए मैं कभी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते से भी ये कहता हूं कि हम जो बात करते हैं वो आंख में आंख मिला करके बात करते हैं। तो इसलिए न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे, काम करते रहेंगे, ये संकल्प है। और उस काम पर लगातार आगे बढ़ने का काम पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो में भी काम के प्रति प्रतिबद्ध होकर लगातार अपनी यात्रा जारी है, और उस यात्रा को हम लगातार कर रहे हैं। इसलिए डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपकी आवाज में खनक तो बहुत है, लेकिन मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। अगर डरे हुए नहीं हैं तो हमने भाई 2008 का भी चुनाव देखा, 2013 का भी चुनाव देखा, 2018 का भी चुनाव देखा। चुनाव का समय आता है, प्रदेश के नेता इकट्ठे होते हैं, एक आध दिल्ली से नेता आ जाता है, बैठकर रणनीति बना लेते हैं, मैदान में उतर जाते हैं, जीत भी जाते हैं।
2018 में थोड़े से अंतर से चूक गए, आप हर मंच पर बताते हैं। पर अगर डरे हुए नहीं हैं तो ये 2023 में इतने नेता दिल्ली से बार बार क्यों आ रहे हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्यों अमित शाह जी को इतना परेशान किए हुए आप? देश का गृह मंत्री है, मध्य प्रदेश के लिए हर हफ्ते दूसरे हफ्ते आना पड़ रहा है, कल भी फिर आ रहे हैं। जब डरे नहीं तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नेतृत्व है जो कार्यकर्ता के नाते से अथक मेहनत करता है और राजनीति का कल्चर बदलने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर जिस आदमी ने 9 वर्ष के शासनकाल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली है, जिस गृह मंत्री ने देश के अंदर जब से उन्होंने इस क्षेत्र में अपना स्थान संभाला है तब से उन्होंने ये नहीं देखा कि पीछे क्या है, लगातार काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश भी उसका एक हिस्सा है और चुनाव राजनीति का अहम हिस्सा है। तो इसलिए हमारा नेतृत्व इतनी मेहनत कर सकता है कि प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, गृह मंत्री भी आ सकते हैं, देश का कोई भी नेतृत्व आ सकता है, हमारा मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर सकता है। तो जब दिन रात मेहनत करेंगे तो वो मंडल पर भी जाएंगे, बूथ पर भी जाएंगे। अगर अब इसमें हम ये कहें कि वो बूथ पर क्यों जा रहे हैं, मंडल पर क्यों जा रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सक्रियता है कि अपने प्रदेशों में जहां चुनाव होते हैं, यहां अभियान में केवल चुनाव नहीं, अन्य अभियानों में भी प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी आते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य का हमारा नेतृत्व में मार्गदर्शन करने के लिए अधिक समय देकर के वो आकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। नहीं, आपके लिए तो गौरव की बात है, पर उनके लिए तो परेशानी की बात होगी ना शर्मा साहब। क्या है, अब छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है भाजपा की, वापस लाना है तो चक्कर लगा रहे, समझ में आता है। राजस्थान में भी सरकार नहीं है, वापस लाना है तो उसके लिए पसीना बहा रहे हैं, समझ में आता है। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसा मेहनती मुख्यमंत्री, वीडी शर्मा जैसा कुशल संगठक, नरेंद्र सिंह तोमर जैसा धैर्यवान राजनेता, कैलाश विजयवर्गीय जैसा, मतलब क्या बोले, जो भी बोल दे कम, प्रहलाद पटेल जैसा जुझारू, ऐसी भीड़ लगी हुई है, इसके बावजूद भी क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? थोड़ा सा खुलासा कीजिए रे, क्या कराने के लिए आ रहे हैं, क्या देखने के लिए आ रहे हैं? मैंने कहा ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या गृह मंत्री जी, या हमारा जो नेतृत्व है वो हमेशा से सजगता के साथ, तत्परता के साथ काम की भूमिका में हमेशा से वो रहते हैं जी। और देश के गृह मंत्री हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में हैं। और ऐसा माना जाता है कि अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी को देश की राजनीति में दुनिया का सबसे बड़ा दल तो बनाया ही है। एक नई संस्कृति विकसित करने का काम भारत की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने किया है। मैं चूंकि प्रदेश का अध्यक्ष हूं और हिमांशु जी, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक आज के समय के अनुरूप कैसे उसको पारंगत बनाया जा सकता है, तकनीक से, बाकी सारी चीजों से। तो इसलिए इस नाते से उनका मार्गदर्शन मिलना, उनके अनुभव का पॉलिटिकली लाभ लेना, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी लीडरशिप है, बहुत ठीक कहा आपने, मध्य प्रदेश का संगठन भी आइडियल है, आज से नहीं है। मैं तो सीखने की प्रक्रिया वाला अध्यक्ष हूं कि मैं तो लगातार, आप तो मेरे मित्र हैं, मुझे छात्र राजनीति से जानते हैं, मैं तो सीख रहा हूं कि अध्यक्ष के अनुरूप अपने आप को कैसे बनाना। इतनी वरिष्ठ नेतृत्व मध्य प्रदेश का है, अमित शाह जी आते हैं, नड्डा जी आते हैं तो हम परिपूर्ण और बन जाते हैं। तो उनके आने से हमें ताकत मिलती है। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा कि हमारा सौभाग्य, हमारा नेतृत्व में लगातार मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ खड़ा है। एक तो ये बताइए, आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं? भाई 2013 में प्रभात झा जी अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया पोखरण का विस्फोट हुआ था, जैसे वैसे ही मेरे हटने का हुआ। या पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश में भी पोखरण के विस्फोट की खबरें बहुत आती रही, पर विस्फोट हुआ नहीं। इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी, एक तो ये जानना था। दूसरा, आपसे जानना और भी है, भाई आप तो बता रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई दम बचा नहीं, 2 थके हुए और चुके हुए नेता आप लोग अपने बयान में बताते हैं, कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को। तो थके हुए नेता, चुके हुए नेता,
और कांग्रेस के रूप में खत्म हो चुकी पार्टी वो भी आप बताते हैं। इसके बावजूद भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? कांग्रेस से नहीं, अपने से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में हम कभी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानते, चाहे वो कितना ही कमजोर हो। और इसलिए आप ये कल्पना नहीं होगी आपको कि हमारा नेतृत्व माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर के माइन्यूट प्लानिंग में कितना विश्वास रखता है जी। क्योंकि कभी कभी सकारात्मकता में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस नाते से अपने आप को पॉजिटिवली, सारी चीजें हमारे पक्ष में होते हुए भी हम कभी उन चीजों को छोड़ते नहीं है, संगठन पद्धति से ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर हम कहीं जीते हैं तो और अच्छा कैसे जीतेंगे, कहीं हमने लूज किया है तो उसको कैसे हम विजय की ओर ले जाएंगे। तो ये रणनीतिक तैयारी तो हमेशा किसी भी राजनीतिक दल को, मैं तो संगठन में इतने वर्षों से काम मैंने किया है, ये हमेशा से प्रयास होता है अच्छा करना और अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने देश के अंदर एक चीज कही, गुड गवर्नेंस कैसे देना जी। तो इसलिए गुड गवर्नेंस देने का काम भी लगातार उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से हो रहा है, इसलिए और अपने आप को तैयार करना है। इसलिए किसी को कौन की क्या स्थिति है तो बात की बात है, अपना संगठन मजबूती के साथ खड़ा हो। हमने जो किया है वो जनता के साथ जाकर के अकाउंटेबिलिटी से हम कहें। और मैं हिमांशु जी आपको बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं इस मंच से, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अकाउंटेबिलिटी के साथ जाके कहती है हमने क्या किया है वो जनता के सामने जनता को दिखाई देता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है वो हम कहते हैं वही करते हैं। आप इतनी दमदारी से जो बात कह रहे हैं वो बताते भी हैं कि कमलनाथ जी कैसे थके हुए हैं, दिग्विजय सिंह कैसे चुके हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि बयानों में ये थके हुए और चुके हुए हैं, पर असल में आपको पता है ये कितने गहरे तक गड़े हुए हैं। तो क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी की सक्रियता आपको परेशान किए हुए? क्या आपको लग रहा है कि इनका अपने प्रतिशोध की मुद्रा में प्रदेश में घूमना आपको ज्यादा संजीदा किए हुए? क्योंकि उनका कहना है सरकार बनवाई थी जनता ने उनकी, आप लोगों ने चुरा ली, चुराई हुई सरकार है। क्या कहता है वीडी शर्मा जी इसमें? देखिए, इसके बारे में मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मत ज्यादा मिले थे जी, नंबर ऑफ वोट्स बीजेपी को ज्यादा मिले थे जी, टेक्निकली सीटें बीजेपी की 3-4 कम हो गई थी जी। तो जनता ने समर्थन, लोकतंत्र में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को दिया था। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार जब चली श्रीमान कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जो दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से चला रहे थे, और आज इस मंच से किसी को अदरवाइज न लगे लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, ये कहा गया जी, कांग्रेस के मिनिस्टर कैबिनेट के कहते थे कि इस सरकार को पीछे से चलाने वाले इस प्रदेश के सबसे बड़े माफिया हैं जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैं नाम मंच से लूं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक कहा गया कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है, सबसे बड़ा रेत माफिया कौन है, सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है, तो जिनका आपने उल्लेख किया मिस्टर भंटाडार इस प्रदेश के सबसे बड़े इस भूमिका में थे। ये कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री कहते थे, उमंग सिंगार जी। कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री कहते थे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है इस सरकार में कि अब ये पैसा ऊपर तक जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली जो आज के गृह मंत्री, वो आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उसमें के गृह मंत्री थे, वो इन शब्दों का उल्लेख करते थे। दुरावस्था का दौर 15 महीने में जो मध्य प्रदेश के अंदर आया, गरीबों का हक और अधिकार मैं पूछना चाहता हूं जी, और आज इस मंच से कहना भी चाहता हूं कि जो गरीब कल्याण की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, वो लाडली लक्ष्मी होगी, हमारे बुजुर्ग तीर्थ दर्शन होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,28,000 घर जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास में मध्य प्रदेश को दिए थे, मुझे अच्छे से ध्यान में है, उसको अपडेट कर सकते हैं। कमलनाथ जी ने यह कहकर के वापस कर दिया था कि मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है, यानी 1,28,000 गरीबों का हक छीन लिया था।
तो ये दुरावस्था का दौर 15 महीने में जो हुआ, और मैं बहुत कड़े शब्दों का उल्लेख नहीं करना चाहता, जिस प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया गया, जिस प्रकार से चीजें हुई करप्शन में, उन बातों को लेकर के ही श्रीमान ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि जो वादे किए थे पूरे नहीं हो रहे जी, इसलिए मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। जब चैलेंज किया था कि सड़क पर उतर जाइए, वो सड़क पर उतरे। अपने अंतरकलह से सरकार गिरी, ये सरकार किसी ने गिराई नहीं, आपसी उनका अंतरकलह था, इसके कारण से सरकार को जाना पड़ा। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल जिम्मेदारी के साथ जी, हम सबसे बड़े राजनीतिक दल थे, हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जो दुरावस्था के दौर की सरकार गिरी है, तो अब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी है तो सरकार बनाना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने सरकार गिराई नहीं थी, ये मध्य प्रदेश भी जानता है, लोग भी जानते हैं। तो सरकार गिरी और हमने सरकार बनाई, और इन दिनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर उस गरीब के हक और अधिकार को छीना था, उस गरीब के हक और अधिकार को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, पर फिर भी सवाल कर ही लेता हूं। ये दिग्विजय सिंह को वीडी शर्मा से इतनी मोहब्बत क्या है? जब भी मौका मिलता है वीडी शर्मा उनके बयान में जरूर आ जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान के बयान में दिग्विजय सिंह आते हैं, समझ में आता है भाई। पर ये वीडी शर्मा ने क्या कर रखा है जो दिग्विजय सिंह को इतनी मोहब्बत आपसे हो रखी है? अब ये बात हिमांशु जी, आप कभी दिग्विजय सिंह जी से पूछिएगा वीडी शर्मा से क्यों डरते हैं। क्योंकि ये आपने बहुत ठीक कहा कि मैं छात्र राजनीति में जब जनरल सेक्रेटरी था, उस समय दिग्विजय सिंह मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि जब व्यापम जैसे उस प्रकरण में उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा इसका सबसे बड़ा हीरो है जी, और मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी, आंख में आंख मिला के बात करता हूं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। और कोर्ट के अंदर आज भी जिस धाराओं के अंदर राहुल गांधी को सदस्यता छोड़नी पड़ी है, उन्हीं धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज होकर के चालान पुटअप हो गया है। दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा कि या उन्होंने जो कहा वीडी शर्मा पर आरोप लगा करके, तब मैं छात्र राजनीति में था, अब तो मैं राजनीतिक दल में हूं, प्रदेश का अध्यक्ष हूं, तो अब तो सामान्य तौर पर ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे मित्र तो वो बड़े पुराने हैं, और पता नहीं मुझसे उनको क्या परेशानी है जो लगातार मुझ पर इस प्रकार के आक्रमण करते हैं। लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, इसी छतरपुर के अंदर उन्होंने कुछ कहा था जी, और मैंने उनको कहा था कि दिग्विजय सिंह जी, फिर मैं कहता हूं कि आप आमने सामने बैठ करके आंख में आंख मिला करके बात करिए। ये वीडी शर्मा गरीब किसान का बेटा है, ये ईमानदारी पर काम करता है, ये कोई पर्दे के पीछे रह करके काम करने वाला नेतृत्व तो नहीं है। हम आमने सामने जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। और जो आरोप आप लगाते हैं, किनके कारण से लगाते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी से लगाते हैं, ये मध्य प्रदेश ने आपको देखा है कि आपने इस मध्य प्रदेश को कैसे बंटाढार किया था। तो इसलिए उनको कुल मिलाकर के मित्रता है, उनको लगता है वो लगातार ये करते रहते हैं। लेकिन वीडी शर्मा न कभी मुझे घमंड है, न मुझे इस बात का गुरूर है कि मैं आंख में आंख मिला के बात करता हूं। हां, एक इतना जरूर कहता हूं कि झूठे आरोपों से न राजनीति चलती है, न समाज चलता है। जो भी कुछ होता है वो सत्यता के आधार पर चलता है। वापस सरकार के संदर्भ में आते हैं। ये सरकार एसेट है या लाइबिलिटी है? संगठन क्या महसूस कर रहा है? ये शिवराज सिंह चौहान का चेहरा एक दमकता हुआ चेहरा होता था। कई लोग बोलते हैं चेहरा बदल जाए तो सरकार बनी रह जाए। आप तो संगठन के प्रमुख हैं, क्या देख रहे हैं सरकार और सरकार के चेहरे को? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर विगत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से रही जी, आज विकास और गरीब कल्याण, आज मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कौन सा कोना है जी जहां विकास ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सड़क, बिजली, पानी जो 2003 का परिदृश्य था, जो दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ये पूरा मध्य प्रदेश त्राहिमाम करता था, दुरावस्था का दौर था, आज उस बीमारू राज्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक विकसित राज्य बनाया। और आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, गरीब कल्याण की योजनाओं में आज कोई भी गरीब या कोई भी समाज का जरूरतमंद व्यक्ति, चाहे केंद्र की योजनाओं से हो या राज्य की योजनाओं से हो, हर व्यक्ति के साथ
सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल काम नहीं कर रही, हर गरीब के जीवन को बदलने का काम कर रही है। तो ये जो हमारी ताकत है, विकास और गरीब कल्याण। आज जिस रोड से आप आए होंगे जी, छतरपुर आप पहुंचे होंगे, तो आपको ऐसे लगा होगा कि हम छतरपुर की रोड पर घूम रहे हैं, कहीं इंग्लैंड वगैरह में घूम रहे हैं जी। जिस हाईवे से निकलते हैं तो हमें लगता है कि हम कहां जा रहे हैं। मैं जिस खजुराहो का सांसद हूं, मैं खजुराहो जाता हूं तो मुझे लगता है कि ये वही खजुराहो है कि कभी जब जाते थे तो देखते कि रोड में गड्ढा है कि रोड है। आज इतने सुंदर हाईवेज, गांव-गांव की रोड कनेक्टिविटी। और हिमांशु जी, आज मुझे इस बुंदेलखंड के नौजवानों को बताने में बड़ा गर्व है। आज ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एविएशन मिनिस्टर और मैं दोनों थे जी। 2 पायलट फ्लाइट के ट्रेनिंग सेंटर और एक ऐसा हेलीकॉप्टर का ट्रेनिंग सेंटर पायलट बनने के लिए जो एशिया के अंदर कहीं नहीं है, वो खजुराहो में आज 3 ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। इस खजुराहो के नौजवानों के लिए अगर उन्हें लगता है क्या उड़ान भरना है और पायलट बनने का अगर सपना देखता है, तो उसे इंग्लैंड और अमेरिका नहीं, भारत के किसी कोने में नहीं, इसी बुंदेलखंड की धरती खजुराहो पर वो पायलट बन करके अपनी भूमिका निभा सकता है। यानी विकास की उड़ान मध्य प्रदेश के अंदर आज माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो काम कौन कर रहा है? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं जी। और अथक मेहनत करने वाला नेतृत्व है, 24 घंटे सक्रिय रहने वाला नेतृत्व है, संवेदनशील नेतृत्व है। बेटियों के मामा हैं तो बहनों के भाई हैं, इस रूप में काम करने वाला नेतृत्व है। इसलिए मैं गंभीरता से साथ कहता हूं, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम आगामी आने वाले समय में 2023 में भी परचम ही नहीं फैलाएंगे, ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम चुनाव जीतेंगे, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। तो बात तो आपने बहुत दमदारी से की, लेकिन इसके साथ एक सवाल पैदा हो गया शर्मा साहब। क्या उस समय आप यहां के सांसद तो नहीं थे, पर अब तो हैं। तो आपने बताया कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए मध्य प्रदेश जो है बीमारू से विकसित राज्य हो गया। तो आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि जिस छतरपुर जिले में बैठे हैं, यहां की जनता ना समझ है क्या? यहां के लोगों में बुद्धि नहीं है? यह सवाल मेरे जहन में इसलिए आता है शर्मा साहब कि 2018 के आम चुनाव में यहां की जनता ने 6 में से केवल 1 सीट भाजपा को दी, 5 सीट भाजपा को नहीं दी। जब सब कुछ इतना अच्छा था तो छतरपुर का जनादेश इस कदर भाजपा के खिलाफ क्यों गया? अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं, छतरपुर के सम्मान्य सांसद से सवाल है, क्या हुआ था? हिमांशु जी, राजनीति में कभी समीकरण भी काम करते हैं। उन समीकरणों के तहत जो हुआ होगा वो शायद उस समय हुआ होगा, घटित हुआ होगा। लेकिन आज मैं बताता हूं बुंदेलखंड की जनता को, इस खजुराहो की, छतरपुर की मेरी हमारे नागरिक भाई और बहनों से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जी। ये आज के विकास को हमारी इस जनता ने बड़ी गंभीरता से देखा है और उस विकास को जीने का काम जनता कर रही है। इस बुंदेलखंड की जी किस प्रकार से विकास मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के अंदर हुआ है। अभी मैं कभी सुनता था, कभी एक नेताजी यहां आए थे, वो किसी आदिवासी के घर गए, बैठे और पता लगा कि बाहर निकले, उसके बाद कमोड भी चला गया और बेड भी चला गया और सोफा भी चला गया। एक दल के नेताओं ने, बुंदेलखंड में लोग राजनीति करने के लिए आते थे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था और अटल जी ने कहा था कि बुंदेलखंड के, उमा जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उमा जी ने अथक प्रयास इस बुंदेलखंड के लिए किए थे। विकास में कई पैरामीटर्स में आदरणीय उमा जी ने जो प्रयास किए वह साकार दिखाई दे रहे हैं। अटल जी ने कहा था कि लिंक, एक बीच में सवाल है, कैन बेतवा लिंक परियोजना, एक छोटा सा सवाल है, उनके किए हुए प्रयास बहुत दिखाई दे रहे हैं आपने कहा, पर उमा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, इस पर भी कुछ कहेंगे? नहीं, उमा जी भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना जो उमा जी ने उस समय अटल जी के समय में उठाई थी जी, और कैन बेतवा लिंक परियोजना का सपना अटल जी ने देखा था, आज बुंदेलखंड की जनता, जिसको लोग सूखा बुंदेलखंड, गरीब बुंदेलखंड कहते हैं,
44,605 करोड़ की परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृति दे करके बुंदेलखंड की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। हो सकता है इसी महीने आए या हो सकता है अगले महीने आए। माननीय प्रधानमंत्री जी फाउंडेशन स्टोन इसी छतरपुर जिले के अंदर कैनबित लिंक परियोजना का करेंगे। तो ये बुंदेलखंड तो इस मध्य प्रदेश का नहीं, देश का विकास का मॉडल बन रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि उमा जी ने उस समय जो प्रयास किए थे आज वो साकार तो हो ही रहे हैं। और उमा जी का आशीर्वाद भी हम सबको लगातार मिलता है, मुझे सांसद के नाते से ही मिलता है। और उमा जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी को भी हमें आशीर्वाद आज नहीं हमेशा से मिलता आया है और लगातार मिलता रहेगा। इसलिए उमा जी के प्रति हम सब प्रतिबद्ध होकर के लगातार उनके आशीर्वाद से काम भी कर रहे हैं। थोड़ा विस्तार देते हैं ना। 1-5 के संदर्भ में आपने बड़ी आसानी से टाल दिया, बोले समीकरण रहे होंगे। पर अब तो आप अध्यक्ष हैं, समीकरण बदलने के लिए क्या कर रहे हैं? समीकरण बदलने विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, उनके अंदर कोई हलचल तो पैदा कीजिए, लगे कि वो पूर्व विधायक हो सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप उनके लिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी, कभी आप जो शब्द वो एंटी इनकम्बेंसी कहेंगे आप जी, एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां काम नहीं होता है जी। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना काम किया है। समयानुकूल समय में जब जीत के लिए जो जरूरत हुई है वो तो संगठन करता ही है जी। यहां भी करेगा, जो जरूरत होगी वो भी करेगा, जो आवश्यक होगा कि क्या करना है और नहीं करना है वो भी करेगा। लेकिन मैं आपको एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि विकास और गरीब कल्याण और भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रत्येक बूथ पर जिस मजबूती के साथ खड़ा है, और वो कार्यकर्ता जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी है, जो कार्यकर्ता काम करता है। जब मुझे लोकसभा का टिकट मिला था तो मुझे मित्रों ने कहा कि 12 दिन बचे, आप चुनाव कैसे जीतेंगे जी। तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो निमित्त मात्र का होता है, भाजपा में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है। प्रत्येक बूथ का बैठा हुआ जो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर है, खजुराहो के अंदर है, इस क्षेत्र में वो बूथ का कार्यकर्ता काम करता है और कमल के फूल के लिए करता है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा, 6 की 6 सीटें छतरपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है अपने काम के बल पर ये कैसे होगा? क्या है आप बता रहे हैं कि पिछले जब से शिवराज जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, आप सांसद बने हैं, यहां पर तो बहुत काम कराया है, जबरदस्त काम हुआ है। अब सारे विधायक तो गैर भाजपाई हैं, 5 से आपने उन्हें 4 जरूर कर दिया, पर 4 तो हैं, वो भी तो बताएंगे देखो हम विपक्ष में विधायक हैं, फिर भी देखो कितना काम हो गया। आपने मदद किसकी की? भाजपा की या भाजपा को हरा के जो विधायक बने उनकी की? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नीति से, विचार से जब कोई सहमत होकर के आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही होता है। और जो लोग आए उनके बारे में एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, उनका बेस और उनकी जड़ें तो इस विचार से ही जुड़ी हैं जी। वो परिस्थिति राजनीति में कभी बनती बिगड़ती रहती हैं, तो उसके अनुसार मैं फिर कहूंगा जो मैंने पहले कहा कि परिस्थितियों के अनुसार कुछ उस समय हुआ होगा, लेकिन वो सब लोग आज विचार से, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। आज वो हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं। न वो कभी ऐसा मानते, न हम कभी मानते। भारतीय जनता पार्टी जो एक परिवार है, तो परिवार के नाते से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत का इतिहास बनाएगी। एक सवाल है आपसे, क्या है परिवार में कईयों को शामिल कर लिया आपने, और परिवार के जो पुराने सदस्य थे वो अपनी अपनी कुर्सी और दरी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये तो सब आपने उनको दे दी, इससे कैसे निपट रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। और जब सरकार बदली थी, और सरकार जब बदली तो आमने सामने वाले लोग थे, तब मैंने एक शब्द कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा संवेदनशील होता है। हमें अब केवल इमोशनल नहीं, अब हमें पॉलिटिक्स करना है। इसलिए पॉलिटिकल निर्णय करना है कि अगर हमारी सरकार में जो मित्र आए हैं और उनको जिता करके, इतिहास बना करके, जिस मध्य प्रदेश के साथ छल हुआ, गलती से सरकार बन गई थी, हमें पुनः अपनी सरकार बनाना है। और जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उस सरकार में जो प्रताड़ित,
और गुंडिज्म किया था, उन्हें जवाब देने के लिए कार्यकर्ता पॉलिटिकल निर्णय ले, तो पॉलिटिकल निर्णय लिया। जो सीट 20,000 से वो जीते थे, वो 40,000 से जीते, 60,000 से जीते। और आज भी अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल संवेदनशील नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी सरकारें बनी है, नागालैंड में भी बनी है, सिक्किम में बनी, वहां तो कुछ नहीं था। राजनीतिक निर्णय अब भाजपा का कार्यकर्ता लेता है अपने दल को ताकत देने के लिए। उसे किन परिस्थितियों में काम करना है तो उन परिस्थितियों में भी काम करता है। और आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस दिशा में ताकत के साथ मैदान में उतरा है। ऐसा कहीं आपको नहीं लगेगा कि इस प्रकार की कोई चीजें हैं, ये केवल कुछ लोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता वो भाजपा के लिए प्रतिबद्ध होकर के खड़ा रहता है। थोड़ा सवाल को विस्तार देता हूं मैं, ऐसी भी क्या बात है भाई। पार्टी में किसी का टिकट पक्का नहीं है। आपकी पार्टी में क्या रही है? किसी का टिकट पक्का नहीं है। पार्टी अपने स्तर पर फैल रही है। पर जो आए थे और आपकी ये सरकार बनवाए थे, जीते और हारे दोनों ही पूरे तेवर के साथ है कि लड़ना तो हम ही को है। तो हमारे साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, जानना चाहते हैं जितने आए थे सबके टिकट पक्के हैं या सब उतने ही खतरे में जितने बाकी खतरे में? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, राजनीति में पक्का कुछ नहीं होता है जी। और आप भी इस बात को, आप तो राजनीतिक एनालिसिस करने वाले लोग हैं जी, कि राजनीति में कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज पक्की है। समीकरण क्या करेंगे, परिस्थितियां कौन सी बनेंगी, हम जीत का थोड़ी पूछ रहे हैं, टिकट का पूछ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता होगी और जो निर्णय करने होंगे, वो निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व जरूर करेगा। और चुनाव अच्छे तरीके से नहीं, प्रचंड बहुमत से जीते, उसके लिए जो भी निर्णय करना होगा वो संगठन निर्णय करेगा। इसलिए इस दिशा में पक्का किसी के लिए कुछ नहीं होता है कि मेरा पक्का या इनका पक्का या उनका पक्का, किसी का पक्का नहीं होता। राजनीति में तो उस समय जब आप डरा किसको रहे हैं? नहीं, मैं डरा किसी को नहीं रहा, लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसलिए है, मैं भी जानता हूं कि पक्का कुछ नहीं होता है। जब तय होगा नहीं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। आपने कहा कि जीतने के लिए जो भी होगा वो किया जाएगा। कितने और कांग्रेसियों को भाजपा ही बनाया जाएगा? देखिए, मैं फिर कहता हूं, अब यहां हमारे कई कांग्रेसी मित्र भी बैठे हैं जी। क्या ऑफर दे रहे हैं? अब अगर किसी कांग्रेसी मित्र को लगता है कि भाई मुझे लगता है कि मैं भाजपा में जाकर के देश की सेवा कर सकता हूं जी, या कुछ काम कर सकता हूं, या मुझे कुछ सेवा करनी है और मेरे लिए सबसे अच्छा मंच बीजेपी होगा जी, तो दरवाजे खुले। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई प्रयास नहीं करती है जी, हम किसी प्रकार से प्रवोक नहीं करते हैं जी, लेकिन किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने से मेरा मन अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो वो किया जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने सिद्धांत, नीति और अपने काम के और कार्यकर्ता के बल पर आगे बढ़ती है, जो लगातार बढ़ रही है। पर आपने बताया नहीं ऑफर है कि नहीं है? मैंने कहा ना कि हम प्रभोग नहीं करते जी, लेकिन सम्मान सबका है। सम्मान सबका है, विचार कर सकते हैं। थोड़ा अब आखिरी दौर की ओर बातचीत को लेकर चलते हैं। आपने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के संदर्भ में चुनौती को लेकर बता दिया। आप छतरपुर से सांसद हैं, ये योगी आदित्यनाथ आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि यहां पर लोगों से बात करता हूं तो लोग बार बार तुलना करते रहते हैं। बगल में योगी जी ऐसा करते हैं, यहां ऐसा होता है, वो ऐसा करते हैं, यहां ऐसा होता है। कितना परेशान करते हैं योगी आदित्यनाथ आपको? नहीं, योगी जी ये तो सवाल ही नहीं उठ सकता कि वो हमारे लिए परेशानी है। योगी जी भारतीय जनता पार्टी की ताकत है भाई। हमने तो मध्य प्रदेश के लिए और पूछा। पड़ोसी राज्य है तो हमारे लिए और ताकत है जी। तो इसलिए इस दिशा में योगी जी भारतीय जनता पार्टी के एक सक्षम नेतृत्व के तौर पर, एक कुशल नेतृत्व के तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार को इस देश के अंदर बहुत ताकत के साथ चला रहे हैं और गरीबों के जीवन के बदलने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी योगी जी से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर से लेकर के कई राज्यों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस के साथ एक सुशासन देने का जो काम कर रही है। तो इसलिए
योगी जी हमारी ताकत है, यही तो सवाल है, चैलेंज नहीं है भाई। योगी जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं तो उसके साथ में यहाँ की तुलना होने लगती है, ये परेशान तो नहीं करता आपको? नहीं, मध्य प्रदेश में ही बेहतर काम हो रहा है। कौन ज्यादा बेहतर काम कर रहा है? मध्य प्रदेश में ही बेहतर काम हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल है, देखिए सबके अलग अलग पहलू हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे जो काम कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता है। इतना कनेक्टिंग लीडर, महिलाओं में इतनी लोकप्रियता, बच्चों में इतनी लोकप्रियता, किसी नेता को टाइटल मिलना पब्लिक में आसान नहीं होता जी। मैं भी दिन प्रतिदिन देखता हूं, शिवराज जी के प्रति जनता की कनेक्टिविटी इतनी है, योगी जी की लोकप्रियता इतनी है, मोदी जी को दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, दुनिया आज भारत के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारी लीडरशिप ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, योगी जी हो, या असम के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत जी हो, या अन्य राज्यों के भी हमारे काम करने वाला नेतृत्व है, ये आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में इन्होंने राजनीति की दिशा बदली है। इसलिए सब मिलकर के हमारी ताकत है और उस ताकत को आगे ले जाकर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने का काम 2023 के चुनाव में करेगी। अच्छा, एक बात बताइए वीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान इतने लोकप्रिय हैं, जनता के स्तर पर इतने सराहे जाते हैं, काम इतना बेहतर करते हैं, तो आपकी पार्टी के लोगों ने इतना निपटाए क्यों रहते हैं? अब गए तब गए, पिछले 3 साल से कितनी तारीखें गुजर गई, बस इसके बाद कर्नाटक के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद, गुजरात के बाद, क्यों हुआ ऐसा? ये कयास तो राजनीति में लोग देखिए लगाते रहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमें गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पर कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। इतने वर्षों तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, ये हमारा गौरव है जी। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है। और विकास और सुशासन में मैं जरूर कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश आज कृषि के क्षेत्र में, कभी कहा जाता था कि पंजाब भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का बड़ा विकसित राज्य है, आज एग्रीकल्चर दर 21% तक जाना, ये किसी राज्य में कभी संभव नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज खेती में एक पैरामीटर्स में नहीं, जिस गेहूं के मामले में दूसरे राज्यों को सिरमौर माना जाता था, जो उत्पादन में मध्य प्रदेश 1 नंबर है, दाल तिलहन के मामले में मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है, सिंचाई के मामले में जो दिग्विजय सिंह के समय में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी कांग्रेस के शासनकाल में, आज 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है किसानों के लिए। तो एक नहीं, मैं बहुत लंबा समय हो जाएगा, पूरे श्रोता कहेंगे कि भाई कितनी गाथा हम, आज विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। आप उसको मत गाइए, पर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछली बार तो चूक गए, 167 वाली भाजपा 109 सीटों पर सिमट गई। इस बात में आप खुश हैं कि वोट हमें ज्यादा मिले, तो इस बार वोट ज्यादा मिलने पे काम कर रहे हैं या सीट ज्यादा मिले इस पे काम कर रहे हैं? एक तो ये सवाल है। और दूसरा, वीडी शर्मा बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी सत्ता में बनी रहे, इसके लिए क्या कर पाए हैं? इन 2 विषयों का उत्तर और आपसे मिले। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने, जो आपने कहा कि वोट ज्यादा लेने के लिए या सीट ज्यादा लेने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारा नेतृत्व माननीय अमित शाह जी हमें कहते हैं, जिनको भारतीय राजनीति का चाणक्य माना जाता है, वो कहते हैं कि एक ही सूत्र है, प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प लेकर के जाना और इस संकल्प पर काम करते हुए प्रत्येक बूथ जीतना, ये हमारा टारगेट है। और 64,100 बूथ जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं, आपने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आप क्या प्रयास कर रहे हैं जी, मैं आपको इसके बारे में जरूर ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन 64,100 बूथों पर आज डिजिटली मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी देश का वो पहला राज्य है जिसने सारे बूथों को डिजिटल बनाकर प्रत्येक बूथ पर बूथ को कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इस काम में
अगर बेहतर प्रयास किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जो लगातार इस काम में लगे हैं। और अपने बूथ को मजबूत करना, अपने संगठन को मजबूत करना, क्योंकि यहां किन्हीं परिवारों से संगठन नहीं चलता जी, यहां किन्हीं एक व्यक्ति से संगठन नहीं चलता, यहां कार्यकर्ताओं से संगठन चलता। और मैंने कहा ना कि जब मुझे पूछा गया कि आप 12 दिन में चुनाव कैसे जीतेंगे, तब मैंने जो कहा था, मैं उल्लेख करना चाह रहा था, वो मिस हो गया जी, कि कार्यकर्ताओं ने, मैंने कहा था मीडिया को कि ये चुनाव भाजपा नहीं, वो प्रत्याशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है। और मुझे गर्व है इस संसदीय क्षेत्र के, इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे केवल 12 दिन के अंदर कार्यकर्ता के बल पर 5 लाख मतों से जिता करके संसद में भेजा जी। ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। संगठन भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो भी कैडर के नाते से काम करते हैं। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल चुना जी, किस बात के लिए? मेरा बूथ सबसे मजबूत। दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता भोपाल में कार्यक्रम करने के लिए क्या आ रहे हैं? मेरा बूथ सबसे मजबूत। और बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, भोपाल के कार्यकर्ता, भोपाल से 10 लाख बूथों पर करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ संवाद माननीय प्रधानमंत्री ने किया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीन पर ताकत के साथ एक एक कार्यकर्ता विजय की ध्वज लेकर के खड़ा है। यह हमारी तैयारी है और यही हमारी ताकत है। और कार्यकर्ताओं के बल पर मैं कहता हूं कि अब की बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास बनाएगी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। अब की बार 200 पार का नारा। 3 सवाल अब मेरे बाकी हैं आपसे। पहला सवाल, लोग बोलते हैं दुश्मनों से भी सीखना चाहिए। आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, सामने प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी हैं, लंबे समय से हैं, कुछ सीखा आपने? और सीखा तो क्या सीखा? देखिए, कमलनाथ जी जो काम करते हैं, मैं तो हमेशा, मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने कुछ मेरे बारे में ऐसी बात बोली थी तो मैंने बड़े अच्छे ढंग से उनको कहा कि कमलनाथ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं, जब आप सांसद थे तब मैंने चड्डी पहना नहीं सीखा था, ऐसा उन्होंने कहा था जी। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो ये देखता हूं कि आप जो काम करते हैं उसमें से अच्छाई क्या ढूंढी जा सकती है जी। तो कोई मिली? और आप छिंदवाड़ा के अंदर किस प्रकार से आप काम करते हैं और इसकी गहराई के साथ मैंने छिंदवाड़ा को गोद लिया है जी। विधानसभा में छिंदवाड़ा मेरे खाते में है जी। छिंदवाड़ा के संगठन को तैयार करना और विजयश्री हासिल कराना। आज इतने बड़े सदन में मैं इस बात को कह रहा हूं जी। मैंने ऐसी सीटों को चयन किया है जिन सीटें कठिन से कठिन है जी। तो इसलिए कमलनाथ जी जैसे लोग जो कनेक्टिविटी बनाते हैं, जिन चीजों का उपयोग करते मैंने देखा है जी। तो उनकी उस अच्छाई को मैंने भी सीखने का प्रयास किया है। मैं जब नेहरूबा केंद्र में था, जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तब नेहरूबा केंद्र के वहां के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि भाई साहब मैं आपको बताता हूं कमलनाथ जी ये काम कैसे करते हैं नीचे जी। तो मैंने बड़ी गहराई से देखा कि गांव में वो जाकर के यूथ क्लब का कैसे उपयोग करते हैं जी। तो ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट करना, प्रबंधन सीख लिया आप? प्रबंधन उनने जो करने का प्रयास करते हैं उसका कुछ हिस्सा मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे प्रबंधन किया जाता है। तो कुल मिला के कमलनाथ जी वीडी शर्मा जी के गुरु हो गए। एक बार जोरदार तालियां। दूसरा सवाल, इस विधानसभा चुनाव में कृष्ण की भूमिका में रहेंगे या अर्जुन की? लड़ेंगे खुद या केवल लड़वाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हिमांशु जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से जिम्मेदारी है संगठन तंत्र को मजबूत करने के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोनों सरकारों ने जो गरीबों को जीवन को बदलने का जो अभियान है उन योजनाओं को जमीन पर उतारना, ये मेरी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन चीजों को लेकर के एक एक हितग्राही के पास तक पहुंचे, ये हमारा टारगेट है जी। तो मैं इस जिम्मेदारी के साथ उस भूमिका में हूं। चुनाव लड़ना या न लड़ना ये मैं तय नहीं कर सकता, ना करता हूं। ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी तय करेंगे कि मुझे किस भूमिका में रहना है। मुझे इस भूमिका में भेजा है तो इस भूमिका में मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूं कि संगठन तंत्र की मजबूती के साथ इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक बहुमत से बने। और आखिरी सवाल, जिस धरती पर बैठे हैं छतरपुर, इसके संदर्भ में वो कोई 3 काम
जो यहां पर बताकर वीडी शर्मा उम्मीद कर रहे हैं और की बार 6 की 6 जीत लेंगे। भाई ऐसा किया क्या है जिसके चलते जो पार्टी पिछली बार केवल 1 सीट जीत पाई, इस चुनाव में वीडी शर्मा कह रहे हैं 6 की 6 जीतेंगे। देखिए इसके बारे में मनसू जी मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि आज पूरे बुंदेलखंड में एक कनेक्टिविटी, चाहे रोड की होगी या फ्लाइट कनेक्टिविटी होगी, ये इस बुंदेलखंड के लिए गांव-गांव से आज हाईवे से लेकर के जो इतना व्यापक काम हुआ है, नितिन गडकरी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इतना काम जो हुआ है, ये आम जनता ये कहती है हां बुंदेलखंड के अंदर भाजपा की सरकार ने विकास किया है। ये गंभीरता के साथ एक जी। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो कैन बेतवा लिंक परियोजना जो 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगा। ये रोजगार के अवसर तो उपलब्ध कराएगा ही, लेकिन हर किसान को, हर व्यक्ति को आर्थिक तौर पर भी सक्षम बनाने का काम ये प्रोजेक्ट जो करेगा, ये बड़ा अचीवमेंट हमारे बुंदेलखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण की योजनाएं बुंदेलखंड के क्षेत्र में, मैं गंभीरता के साथ कहता हूं, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नेतृत्व की योजनाओं से हमारा व्यक्ति लाभान्वित नहीं हुआ हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को आज, जिसने कभी कल्पना नहीं की, उसको प्रधानमंत्री आवास में एक एक पंचायत में बड़ी संख्या में लोगों को एक इज्जत के साथ अपने घर में रहने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। आयुष्मान कार्ड के बारे में अगर मैं छतरपुर के अंदर देखूंगा कि आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए का प्रत्येक गरीब को फ्री में इलाज कराने का अधिकार देता है, भारतीय राजनीति में 75 वर्षों में कभी यह नहीं हुआ। जो गरीब पैसे के अभाव से इलाज से वंचित होता था, आज वो दिलेरी से कहता है यह आयुष्मान कार्ड है, वो जाता है, इलाज कराता है, उसका जीवन बचता है। तो ऐसी एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाएं ये हमारी बड़ी ताकत है और संगठन का तंत्र ये बड़ी ताकत है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प लेकर के बढ़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि छतरपुर में भी, बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी 2023 में ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। तो ये था हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जिनकी बात के 3 मुद्दे थे। उनका पहला दावा यह है कि वह इस विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, संगठन और सरकार की दम पर। दूसरा उनका दावा है कि 2023 में 2018 की कहानी नहीं दोहराई जाएगी। हम पिछली बार 1 सीट जीते, अब की बार सारी की सारी 6 सीटें जीतेंगे, 2। और तीसरा उनका मानना है कि यह सारा काम इसलिए हो पाएगा कि केंद्र की और राज्य की सरकार ने काम इतना बेहतर किया है कि जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है। तो 3 दावे उनके हैं। अब मुझे जनता के बीच में 5 सवाल लेने हैं वीडी शर्मा जी से करने के लिए, लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध यह है, यह सभागार आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बल्कि एक संवाद के लिए है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, अभी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक भी हमारे साथ होंगे, अन्य नेता भी होंगे। सवाल करेंगे, सवाल का उत्तर वह अपनी मर्जी से देंगे। हम इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि पूरा प्रदेश इस समय इस कार्यक्रम को देख रहा है। तो अब मैं अपने साथी से कहूंगा, अनुराग जी एक बार व्यवस्था कराएं जी। 5 सवाल लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मेडिकल कॉलेज की रखी थी चुनाव के पूर्व, किंतु कोर्ट का स्टे और सरकार बदलने के कारण विभिन्न कारणों से काम रुक गया। पुनः टेंडर इशू किए गए। अभी 2 जून को आने के बाद टेंडर स्वीकृत भी हो गए हैं, किंतु अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो पहला हमारा प्रश्न है, काम कब तक चालू हो पाएगा? दूसरा प्रश्न है, क्योंकि 2015 में मेडिकल कॉलेज छतरपुर को मिला था जो दतिया चला गया, अब यहाँ पर अगले सत्र से क्या डीन और स्टाफ की नियुक्ति करके पढ़ाई कराने का कार्य भाजपा की सरकार करेगी? बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को लेकर उनका सवाल है कि 2018 अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखी थी।
पर वो काम अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया है। सम्माननीय जागरूक सांसद एवं यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, क्या रोशनी देंगे इस मेडिकल कॉलेज के भविष्य को लेकर? आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध होकर के काम करती है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना छतरपुर के अंदर हुई, काम शुरू हुआ, बजट सैंक्शन हुआ जब भाजपा की सरकार थी। लेकिन मैं आज इस मंच से बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन जनता को इस बात को जरूर कहना पड़ेगा कि छतरपुर के कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन किया हुआ पैसा, बजट किनकी सरकार ने डाइवर्ट करके छिंदवाड़ा भेज दिया। दुर्भाग्य मुझे कमलनाथ की सरकार में यहां के मेडिकल कॉलेज को बंद करके, एग्रीकल्चर कॉलेज खुले थे तो उनको बंद करके, मेरा संसदीय क्षेत्र में पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज खुला था, बजट सैंक्शन हो गया था, उसको भी रद्द कर दिया था। सारे मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज का बजट होता है 300-350 करोड़, लेकिन छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को कितना बजट दिया गया? 1500 करोड़। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। 1500 करोड़ रुपए का बजट दिया छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज को और सारे मेडिकल कॉलेज रद्द कर दिए थे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद जो प्रोसेस में आने के बाद जिस ठेकेदार को मिला था, बाद में टेंडर रद्द करके नए टेंडर करके, अभी जब मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने नए टेंडर करके उस पर काम शुरू हो गया है और जल्दी ही मेडिकल कॉलेज बन करके छतरपुर को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ मैं कह रहा हूं। बीडी शर्मा जी, ये जल्दी के मायने थोड़े से और पता चल जाए ना तो थोड़ा लोगों का हौसला नहीं, जल्दी का मेरा अर्थ है कि जितना कंस्ट्रक्शन में समय लगता है उतना तो लगता ही है, मतलब अगले चुनाव से पहले। लेकिन जनता को ये जानना चाहिए कि इसको अवरुद्ध किसने किया। नहीं, अवरुद्ध तो आपने बता दिया। अवरुद्ध जिसने किया इसके लिए जिम्मेदार वो हैं, नहीं तो मेडिकल कॉलेज की क्लासें लग रही होती। हमने यूनिवर्सिटी की स्थापना की, मैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने लड़ाई लड़ी थी जब हम छात्र थे। बाद में जब अभी परेशानी हो रही तब भी हमने प्रयास किए और अब उसके बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम भी पूरा होने के आज तैयारी होकर के सारा काम उसका भी शुरू हो गया है। इस बुंदेलखंड को, हमारे अपने बुंदेलखंड को अगर किसी ने कुछ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जी नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मेरा सवाल आपसे है कि छतरपुर में आपने अभी विकास के मॉडल की चर्चा की। ये कैसा विकास का मॉडल है? ना यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना यहाँ शिक्षा की और ना रोजगार की है। रोजगार के नाम पे एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। शिक्षा की बात करें तो यूनिवर्सिटी सैंक्शन हो गई थी लेकिन उसको मर्ज कर दिया कॉलेज में। स्वास्थ्य की बात करें तो ये केवल जिला अस्पताल को केवल रेफर सेंटर बना के रख दिया, अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता है। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जी कि इस क्षेत्र के अंदर 2003 में क्या था जी, और मैं पूछना चाहता हूं कि 15 महीने कमलनाथ की सरकार बनी तो क्या कर दिया था। लेकिन हम इन चीजों को भी नहीं देखते हैं। अगर आप स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात करेंगे तो 2003 के कांग्रेस के समय की स्वास्थ्य सुविधाओं से 100 गुना आज के समय में स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी, ये जो आप करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई थी, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम, यहां वो लोग भी बैठे जिन्होंने लाठियां खाई हैं। यहां विद्यार्थी परिषद के बहुत कार्यकर्ता होंगे, मैं उस समय संगठन मंत्री था जब हम लड़ रहे थे। जब कहीं यूनिवर्सिटी जा रही थी तो कहां आनी चाहिए, ये राधे शुक्ला जी जानते हैं। उस समय हमारे पालक अधिकारी होते थे जो विद्यार्थी परिषद के। क्यों गुड्डू, अरविंद बैठे होंगे यहां, संघर्ष किया इन लोगों ने। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट की यूनिवर्सिटी छतरपुर में बनना ये सामान्य बात नहीं है। तो स्वास्थ्य की सुविधा से लेकर के शिक्षा के मामले में तो जितने आज सीएम राइज स्कूल जो खोले हैं वो किसने खोले हैं? स्कूलों के उन्नयन हुए तो किसने किए हैं?
जहां पर गांव-गांव में स्कूल नहीं थे वहां खोले तो किसने खोले हैं? तो अगर मैं आप इन्हीं की आंकड़ों की बात करोगे तो आंकड़ों के साथ भी खड़ा हो जाऊंगा जी। तो इसलिए ये, और मेरा एक कहना है, आज पायलट ट्रेनिंग सेंटर 3, एक हेलीकॉप्टर का और 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर, सामान्य नहीं है। ये इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। अगला सवाल कैन बेतवा आने के बाद जो रोजगार के अवसर मिलेंगे वो आप देखना कि कितना परिदृश्य बदलेगा जी। तो इसलिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले गए, नहीं तो आप कह सकते थे कि नेहरू जी ले गए। ये इस जवाब की हमें उम्मीद थी आपसे। और क्या ले गए, दूसरी क्या? बात, मेरा प्रश्न आपसे है कि आप सांसद हैं खजुराहो से। हाँ। अगर आप खजुराहो से सांसद हैं तो मेरा आप विनम्र निवेदन है, खजुराहो राजनगर विधानसभा की उन सड़कों पे जाइए जहां आपको सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क दिखाई देगी। उस झूठे विकास की आपकी अवधारणा दूर हो जाएगी। दूसरी बात आपने अच्छी कही कि आप पलट के नहीं देखते, शायद इसीलिए आप पलट के नहीं देखते के संसदीय क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। आप पलट के नहीं देखते कि आपके 2 विधायक कलेक्टर के यहाँ धरना देते हैं। आप पलट के नहीं देखते महंगाई पे, टमाटर पे, आपको अपने नेताओं पे भरोसा होना चाहिए जो यहाँ पर बैठेंगे। जी मेरी बहन, यहाँ पे आरोप, मेरी बहन, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। कर रहे हैं तो जवाब बनते हैं। मेरी बहन, आप नाराज मत होइए। नहीं, बड़े धैर्य से हम आपको सुन रहे थे, आप धैर्य से जवाब दीजिए। धन्यवाद। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको बहन। अगर आप ईमानदार बहन हैं तो आप झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये जो आपने कहा ना, एक मिनट, ये जो आपने कहा कि आपके क्षेत्र में बलात्कार हो गए, ये इस प्रकार की झूठी बातों को नहीं चला। एक मिनट, और अगर समाज में कहीं अगर इस प्रकार की कोई घटना, ये समाज है, अगर कोई दुराचारी इस प्रकार का करने का प्रयास करता है, मेरी बहन अगर मैं पूछ लूंगा, अगर आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हो तो, कि आपके कांग्रेस के 2003 के समय में अभी यहां पैर उखड़ जाएंगे लोगों के। अगर मैं एक शब्द का उल्लेख कर दूंगा जो मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता किसी पर, कि आपके उस समय के नेताओं ने इस मध्य प्रदेश के अंदर बहनों के साथ क्या किया था। एक मिनट, ये शुरू हो गई बहरहाल। और एक मिनट, मैं आपको कहना चाहता हूं, राजनगर विधानसभा में सड़कों के बारे में मैं आपको चैलेंज करता हूं, जितनी सड़कें हमने बना करके दी हैं और चमचम सड़कें दी हैं, अगर आप में ईमानदारी 1 सेकंड भी है, अगर आप कांग्रेस के अच्छी कार्यकर्ता हैं तो जाकर के राजनगर में घूमिए और जाकर के देखिए कि सड़कों का जाल कैसे बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। हम अगला सवाल। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। एक मिनट। हम अगला सवाल है, कार्यक्रम का आखिरी सवाल है हमारा निवेदन ये है, अध्यक्ष जी बैठ जाओ। एक मिनट बैठ जाओ। हमारा अध्यक्ष जी निवेदन ये है, जनता की तरफ से आवाज करना चाहता हूँ। किसानों की समस्या है, क्या आपको वीडी शर्मा जी के जवाबों पे भरोसा नहीं है क्या, जो आप सबको नारे लगाने की इतनी जरूरत पड़ रही है? क्या आपको अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात पर और उनकी आवाज पे भरोसा नहीं है, जो आपको लग रहा है कि नारे से आप बात कंप्लीट कराएंगे? वीडी शर्मा जैसा ओजस्वी वक्ता हमारे साथ है, वीडी शर्मा जैसा संगठक हमारे साथ है, आपको लगता है कि एक सवाल से डर जाएगा ये व्यक्ति? चलिए ठीक है। ये आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, एक किसानों से संबंधित मुद्दा है। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल किसानों से संबंधित मुद्दा है। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई अच्छे काम किए हैं। क्या? किसानों को खुशहाल बनाने के लिए किसानों के हित की चिंता भी सरकार कर रही है। लेकिन हमारा एक सवाल है, आज से 3 साल अतिवृष्टि हुई थी। अतिवृष्टि मतलब अधिक पानी बरसा था। उसमें खरीफ की फसल नष्ट हुई थी। एक मिनट, सरकार ने उसका पूरा वैल्यूएशन कराया और सरकार ने उसका पैसा भी दिया। लेकिन आज 12.5 करोड़ रुपए 3 साल से कलेक्टर के खाते में जमा हैं, जिसमें से लगभग
45% आपके संसदीय क्षेत्र के किसान आते हैं। 3 साल में क्षेत्र के किसान आते हैं, 3 साल में उनको एक भी पाई पैसा नहीं मिल पाया है। जबकि अगर उनका एमपीवी का 10,000 का बिल भी हो तो एमपीवी के इंजीनियर उसकी मोटरसाइकिल उठा लाते हैं, ट्रैक्टर उठा लाते हैं। किसान क्या उठा लाए कलेक्ट्रेट से? इनका सवाल ये है कि अतिवृष्टि के अंतर्गत का जो मुआवजा था वो ये सरकारी आंकड़ा है, कलेक्ट्रेट का आंकड़ा है, हमारी तरफ से नहीं है ये। सवाल दिया, उनका उत्तर लेते ना जी। पहले तो आपने जो कहा कि 3 साल पहले अतिवृष्टि हुई थी, तो 3 साल पहले हुई अतिवृष्टि का उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तब तो उन्होंने कुछ है कि इस प्रकार की चीजें हुई, उनको कुछ मिला नहीं। बाद में भाजपा की सरकार ने उनको मुआवजा देने का काम जो किया है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि कहीं पर ऐसा हुआ है, कहीं पर ऐसा हुआ है कि वो पैसा जमा है किसानों को मिला नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण है, कौन सी टेक्निकल चीजें हैं जिसके कारण से नहीं मिला होगा? अगर आपने संज्ञान में लाया है तो मुझे लगता है वैसे तो इतनी देर लगनी चाहिए। अगर कुछ हुआ भी होगा तो उसको तो मैं जरूर देखने का काम करूंगा। तो ये वीडी शर्मा जी का वादा है, आप वो जो लिस्ट है वो लिस्ट जरूर अध्यक्ष जी को उपलब्ध कराइएगा, ताकि आपका सवाल कईयों की जिंदगी का समाधान भी बन पाए। बहरहाल हमारी इस बातचीत में इतना ही है इस सत्र में। वीडी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप जो दावे किए हैं हम फिर लौटेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और उस समय पड़ताल करेंगे आपके दावे कितने सही साबित हुए। आगे की कार्रवाई के लिए सोनल जी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। और जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम की परंपरा है कि हमारे जो अतिथि सर मेरी गुजारिश है सर शांति बनाए रखें। और इस बीच अध्यक्ष जी ने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, इसके लिए धन्यवाद करते हुए INS 24/7 और हरिभूमि परिवार उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करना चाह रहा है, जो कि प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह शॉल श्रीफल के साथ सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए अध्यक्ष जी का, सम्मान होना चाहिए अध्यक्ष जी का कि अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।